नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज दस्तक उस नियत पर, उस सियासी सोच पर जिसमें नौकरियां अपनों के लिए आरक्षित करने का ऐलान कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां पूरी तरह से मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही रहेंगी। विपक्ष ने शिवराज सिंह चौहान पर सवाल उठाया है कि उनका वादा ही उनके जहन पर कभी दस्तक नहीं देता। लंबी कतार वाली ये जद्दोजहद एक अदद नौकरी के लिए है। हिंदुस्तान के किसी हिस्से में चले जाइए, आपको नौकरी के लिए सड़क पर एड़ियां रगड़ते नौजवान मिल जाएंगे। अब इनको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन इनके जज्बातों के कंधे पर सियासत ने अपनी बंदूक रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबार के मामले में लोकल के लिए वोकल होने का नारा दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसको राज्य की नौकरी पर ले गए। शिवराज ने कह दिया है कि मध्य प्रदेश की नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रहेगी। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शिवराज ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया है। अब तक मध्य प्रदेश में भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांगे जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था लागू हो गई तो बाहर के लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा। वैसे आज जिस रास्ते पर शिवराज 100% चल पड़े हैं, उस पर 70% तो मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ भी चले थे। मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने सरकार में उद्योग नीति में परिवर्तन किया था और मध्य प्रदेश के 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया था। अब रही बात कांग्रेस की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज करके वो राज्य की सत्ता गंवा चुकी है। अब जनता को नाराज करके अपनी उम्मीदें नहीं गंवाना चाहेगी, इसीलिए फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन शिवराज पर एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए। कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की विधा कि मध्य प्रदेश के बच्चों का अधिकार पहले मध्य प्रदेश पे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर की नौकरियों में है, ये वे विजन दिया है और उसके लिए काम किया है। फिर भी हम इस पूरी घोषणा का, पूरी बात का स्वागत करते हैं। पर याद रहे कि शिवराज सिंह जी को घोषणावीर के नाम से भी जाना जाता है। अगर कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर कह रही है, तो इसके पीछे कुछ इतिहास भी है। 2009 में भी शिवराज ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां सिर्फ यहीं के बच्चों को ही मिलेंगी, लेकिन इस घोषणा पर अमल नहीं हो पाया था। दरअसल मामले की शुरुआत 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल से हुई थी। उन्होंने मध्य प्रदेश से 10वीं और 12वीं पास करने वाले या लगातार 5 साल की शिक्षा प्रदेश में हासिल करने वालों को ही सरकारी नौकरियों में पात्र मानने की नीति लागू की थी। बाद में इस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार के खिलाफ माना था। कहां तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारी पोथियों में दिया गया है और कहां भारतीय परंपरा की दुहाई देने वाले शिवराज नौकरी में अपना पराया करने लगे। तो इस ऐलान से शिवराज ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पहला ये कि बेरोजगारी के सवाल से लोगों का ध्यान भटक जाएगा, और दूसरा और इससे भी अहम ये है कि स्थानीयता की इस भावना से शिवराज उन 27 सीटों को जीतना चाहते हैं जिस पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी को पता है कि अगर उन सीटों पर कांग्रेस जीत गई तो शिवराज की सरकार पर ग्रहण लग सकता है, लेकिन बीजेपी इसे मध्य प्रदेश के प्रति अपने प्रेम का इजहार बता रही है। आज मध्य प्रदेश के नौजवानों में, बच्चों के, युवाओं के बीच एक अपार उत्साह है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को और सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में सरकार के स्तर पर कमलनाथ की नौकरी चली गई और करीब 1.5 साल तक बेरोजगार रहे शिवराज सिंह चौहान को बहुत बड़ा काम मिल गया। वो मुख्यमंत्री बन गए।
लेकिन राज्य में बेरोजगारी का आलम यह है कि 2019 में सिर्फ एक साल में उनकी संख्या 21 लाख से बढ़कर 28 लाख हो गई, जबकि इस दौरान नौकरी मिली सिर्फ 34,000 लोगों को। अब सरकार ने बेरोजगारी मिटाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला है, जबकि बिहार हो या उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, इन राज्यों में नौकरियों को लेकर अपने पराये का भेद नहीं है, लेकिन शिवराज के ऐलान को कई चीजों से जोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत सही फैसला है और दरअसल में इसे पहले ले लिया जाना चाहिए। आप जानते हैं दूसरे स्टेट्स में तो आप जमीन लेकर के खेती तक नहीं कर सकते, तो ये तो स्टेट के राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कोरोना का कहर जब दिल्ली में तेजी से फैला और केजरीवाल ने कह दिया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, तो बीजेपी आग बबूला हो गई। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। कितने बेड बढ़ाए हैं ये वो दिल्ली को बताएं, बाकी इस तरह से मरीजों को बांटना ये मानवता के अनुरूप नहीं। अब सवाल है कि शिवराज ने नौकरी पर यह ऐलान अपनी नौकरी बचाने के लिए किया है या राज्य के नौजवानों के हित के लिए? इसके जवाब के लिए पहले उपचुनावों और उसके नतीजों का इंतजार कीजिए। मध्य प्रदेश की 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय है, इसलिए इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर सरकार के विरोध में रहने वाली विपक्षी कांग्रेस भी चुनाव से ठीक पहले इस फैसले का विरोध कर युवाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। साल दर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजगार के पूरे इंतजाम हो नहीं पा रहे हैं। सरकारों के सामने नौकरियों का सवाल उनकी नाकामी का जीता जागता सबूत है, लेकिन सरकारें बड़ी चालाकी से आरक्षण की ढाल से अपनी नाकामियों को ढक लेती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला कर लिया कि मराठा समुदाय को 16% आरक्षण मिलेगा। यानी महाराष्ट्र की नौकरियों में हर 100 में 16 नौकरियां मराठा समुदाय के लोगों को मिलेंगी। मराठा समुदाय को 8% आरक्षण का फायदा महाराष्ट्र में बीजेपी को नहीं मिल पाया, क्योंकि मराठा अस्मिता की दुहाई देने वाली शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बना ली। कमाल देखिए कि आरक्षण का झुंझुना पकड़ाते वक्त फडणवीस सरकार में जूनियर पार्टनर रही शिवसेना ने इस वक्त सरकार चलाते हुए साफ कर दिया कि नौकरी है ही नहीं तो देंगे कहां से। इसीलिए महाराष्ट्र में पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ सभी सरकारी भर्तियां रोक दी गई। रोजगार का सवाल अक्सर आरक्षण की चौखट पर पनाह मांगने लगता है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देना मोदी सरकार के लिए फायदेमंद साबित हुआ। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है, बल्कि उन युवा आकांक्षाओं को नया आयाम देने की कोशिश है, जिनको गरीबी की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को आरक्षण मिलने पर लड्डू मिठाई चली, लेकिन 30 साल पहले जब तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों के लिए 27% आरक्षण दिया तो पूरे देश में आग लग गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। और जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसको बाबा साहब आंबेडकर ने हक दिया है, और मैंने गरीबी देखी है, मैंने पिछड़ापन देखा है, उनकी रक्षा के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है।
एक तरफ आरक्षण पर राजनीति तो दूसरी तरफ नौकरियों पर किचकिच। तो एक नजर आप भी देख लीजिए कि बेरोजगारी का हाल देश में है क्या। 2011-12 में केरल में बेरोजगारी दर 6.1% थी, जो साल 2017-18 में बढ़कर 11.4% हो गई। हरियाणा में 2.8% से बढ़कर 8.6% हो गई। बिहार में 3.5% से बढ़कर 7.2% हो गई। असम में बेरोजगारी दर 4.7% से बढ़कर 8.1% हो गई। पंजाब में 2.2% से बढ़कर 7.8% हो गई। उत्तर प्रदेश में 1.5% से बढ़कर 6.4% हो गई। झारखंड में 2.5% से बढ़कर 7.7% हो गई। तमिलनाडु में 2.2% से बढ़कर 7.6% हो गई। उत्तराखंड में 3.2% से बढ़कर 7.6% हो गई। ओडिशा में 2.4% से बढ़कर 7.1% हो गई। सभी स्टेट्स को चाहिए कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की तरफ काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई स्टेट सिर्फ अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट की तरफ, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की तरफ फोकस रखे। हालांकि उस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर भी बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन रोजगार का सवाल 2019 के चुनाव के दौरान ही आज तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उठाया था। तो उन्होंने बताया कि रोजगार का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। ईपीएफओ देख लीजिए, हर वर्ष करीब 1.25 करोड़ नए लोग जुड़े हैं। मुद्रा योजना ले लीजिए, 4.25-4.5 करोड़ लोग वो हैं जिनको पहली बार बैंक से पैसा मिला है, पहली बार जिंदगी में। वो भी तो कोई रोजी रोटी कमाते हैं, किसी को रोजगार देते हैं। रोजगार के नए साधन तो सामने आ नहीं रहे, लेकिन नौकरियों के नाम पर स्थानीय अस्मिता की बात जरूर सामने आ रही है। झारखंड में स्थानीय लोगों के लिए जिला स्तर पर गैर राजपत्रित नौकरियां 100% आरक्षित हैं, जबकि गैजेटेड सेवा के लिए 75% सीटें रिजर्व हैं। हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% सरकारी नौकरियां सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र सरकार भी इस योजना पर काम कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी 80% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित हों। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी अस्मिता का नया राग छेड़ दिया है। ये राग वोट में बदलेगा या नहीं, लेकिन सियासी चोट तो कर ही जाएगा। भोपाल में रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब दस्तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। यूपी में कहीं मासूम बच्ची की हत्या और बलात्कार हो जाता है तो कहीं किसी ग्राम प्रधान की हत्या। इन सवालों पर विपक्ष तो पहले दिन से ही योगी सरकार पर उंगली उठाता रहा है, लेकिन अब बीजेपी के विधायक और सांसद ही पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर कानून को किसी ने हाथ में लिया तो देखिए, कानून फिर उस मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा, पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ निपटने का कार्य करेगा, और वो हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों की हवा उनके राज्य के छटे हुए अपराधी सरेआम सरे राह निकाल देते हैं। मुख्यमंत्री योगी की चुस्त पुलिस अपनी चुस्ती दिखा पाती कि उससे पहले कहीं किसी मासूम बच्ची से बलात्कार हो जाता है और फिर हत्या, कहीं किसी किशोरी से बलात्कार होता है और फिर उसको सिगरेट से दागा जाता है, तो जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर किसी दलित ग्राम प्रधान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, ये प्योरली एक क्राइम है और इस क्राइम में मुकदमा भी पंजीकृत है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की भी वहाँ पर व्यवस्था की गई। पीएसी गांव में कैंप कर रही है, हमारे जो सिविल फोर्स है वो गांव में कैंप कर रहा है और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सरेआम हत्या बलात्कार के बीच सब्र का पैमाना कैसे छलक रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पुलिस की भूमिका पर मुख्यमंत्री योगी के विधायक और उनकी पार्टी के सांसद ही सवाल उठा रहे हैं। पुलिस इस बात को तय करेगी। हमारा काम है निवेदन करना, और समाज को आगे आज नहीं तो कल ही बात का मालूम चल जाता है कि असली अपराधी कौन हैं। और इसलिए मैंने निवेदन ये किया है, अगर उनको लगता है पुलिस वालों को वही असली अपराधी हैं, लेकिन ये बातें सबके सामने आना चाहिए। भाई अपराधी उनके खिलाफ सबूत क्या क्या है, सबूत के साथ जो है काम होना चाहिए। किसी भी निर्दोष आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए।
पिछले कुछ दिनों में यूपी में हुए कुछ बेहद दर्दनाक और डरावने क्रिमिनल मामलों को देख लीजिए। 14 अगस्त को लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक बच्ची से बलात्कार और हत्या हुई। बच्ची के पिता का आरोप है कि उसकी आंखें निकाल ली गई और जीभ काट ली गई। गोरखपुर में एक 17 साल की लड़की का अपहरण करके उसका बलात्कार हुआ और सिगरेट से उसको दागा गया। हापुड़ जिले में एक 6 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न हुआ। 16 अगस्त को प्रतापगढ़ में पंचायत में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या हो गई। 14 अगस्त को ही आजमगढ़ जिले में एक दलित प्रधान सत्यमेव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद भड़की हिंसा में एक बच्चे की जान चली गई। बुलंदशहर में 19 साल की सुदीक्षा भाटी का मामला चल ही रहा है, जिसमें परिवार वालों का आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगस्त के महीनों में गुनाहों की ऐसी सूची देखकर लगता है कि यूपी में बदमाशों को अपराध करने की आजादी मिल गई। अगर लखीमपुर में 13 बरस की बालिका के साथ घटना हुआ था तो सरकार के अधिकारियों ने क्या क्या बयान दिया और वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बयान दिया। जौनपुर में घटना हुई, हापुड़ में घटना हुई, पूरी तरह सरकार और सरकार की मशीनरी ने उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया। वहीं सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ब्राह्मणों की हत्या को लेकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। उनकी एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा है कि हथियारों के लाइसेंस मांगने वाले ब्राह्मणों की संख्या कितनी है। अब जिस राज्य में मुख्य सचिव ब्राह्मण, अपर मुख्य सचिव गृह ब्राह्मण, डीजीपी ब्राह्मण, फिर भी ब्राह्मणों पर जुल्म। टॉप पर बैठे अपने ब्राह्मण अधिकारियों पर विधायक जी को भरोसा नहीं। हद तो यह है कि अलीगढ़ से बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी ने पुलिस पर अपने साथ मारपीट और बदतमीजी का आरोप लगाया था। जब से आपने चार्ज किया है, एक भी कार्यकर्ता का सुबह पैसे दूर खसोड़ के कोई दूसरा काम नहीं हो रहा थाने के अंदर। जब सत्ता से जुड़ी खादी ही खाकी पर सवाल उठाने लगे तो सोचिए उस राज्य में कानून का सरेआम कैसे खून हो रहा होगा और व्यवस्था कैसे चरमरा गई है। आजमगढ़ में राजीव कुमार और नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हमारे देश के जिन राज्यों में कोरोना का कहर काफी तेज है, उनमें से एक है बिहार। भारत के जिन राज्यों में बाढ़ से बर्बादी फैली, उनमें से एक राज्य बिहार है। और इसी बीच बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। हालांकि सरकारी दल से लेकर विपक्षी तक कई पार्टियां चुनाव टालने के पक्ष में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव पर ज्यादा जोर दे रही है। बिहार में बाढ़ आई और लोगों को मुसीबतों में बहा ले गई। सरकार से मदद के नाम पर लोगों के हाथ खाली रहे। करोड़ों के अरबों रुपया खर्च होता है, लेकिन उससे क्या हो जाता है? फिर अगला साल बाढ़ आएगा, फिर वही हाल होगा, फिर अरबों रुपया दीजिएगा। आप कोई सोल्यूशन तो निकालिए। कोरोना से मरे, बीमारी से मरे, फ्लड से मरे, सब चीज आम जनता मरेगा, नेता को कुछ नहीं है। कोरोना का कहर चढ़ा, लोग सरकार की तरफ देख रहे थे, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। अस्पतालों में मौत कुंडली मार कर बैठ गई। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,10,000 तक पहुंच गई है। वहीं 3,257 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 558 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन बाढ़ और कोरोना पर सुस्त रहने वाली बिहार सरकार चुनाव के सवाल पर एकदम चुस्त हो गई। इस कोरोना महामारी में भी सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही है जो विधानसभा का चुनाव चाहती है, जबकि गठबंधन में शामिल बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी तक चुनाव टालना चाहते हैं। वहीं कोरोना को लेकर मुख्य विपक्षी दल आरजेडी भी इस वक्त चुनाव के पक्ष में नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं और खुलेआम जो है झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और आपको हम बता दें कि सरकारी अस्पतालों में भी टेस्ट कराने के लिए जो है पैसे लिए जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना और बाढ़ से हाहाकार है और दूसरी तरफ सरकार में चुनाव की बहार है।
आरजेडी के साथ कांग्रेस के गठबंधन की तस्वीर अभी साफ नहीं है। एलजेपी ने जिस तरह बाढ़ और कोरोना को लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया, उससे लगता है कि वो एनडीए पर दबाव बना रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन वाले जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में हम के जीतन राम मांझी के भी शामिल होने की बात हो रही है। कौन कब किसके साथ जाएगा ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन अभी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में है और जनता दल यूनाइटेड के साथ जाने की अभी तक कोई संभावना नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार जी सूबे के हित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के लोग बाढ़ और उसके साथ कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन नेताओं ने सत्ता की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।